Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. Guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 25 तक हम अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे. सो द क्वेश्चन इज़ द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिज़र्टेशन आर. जो भी आपका डिज़र्टेशन होता है, जिसे हम एक तरह से मिनी रिसर्च कहते हैं, ठीक है, तो उसका जो कोर एलिमेंट होता है वो क्या होता है. डिज़र्टेशन बेसिकली आप लोग कब करते हैं? जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि अपनी पीजी की फाइनल ईयर में होते हैं. बात करें इसके टाइमिंग की, ड्यूरेशन की, तो ये आपका 6 मंथ्स का रहता है. यहाँ पर आपको किसी भी एक टॉपिक पर रिसर्च करनी होती है, उसका रिव्यू लिखना होता है, लिटरेचर देखना होता है, ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स आप सैम्पल्स लेकर चेक करते हैं एंड ऑल. तो ये आपका एक तरह से मिनी रिसर्च होता है. तो इसमें जो कोर एलिमेंट रहता है वो रहता है आपका कि आप जब भी आप किसी पर भी रिसर्च करते हैं, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसका आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, फिर रिसर्च आपने किस तरह से की वो बताते हैं, फिर जो रिसर्च आपने की उसका रिज़ल्ट क्या आया उसको बताते हैं. उसके बाद आपका डिस्कशन होता है और फाइनली आप कंक्लूड कर देते हैं. तो ये जो है यही कोर एलिमेंट्स हैं किसके? आपके डिज़र्टेशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन. अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, या फिर द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैथड्स, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग, एग्जाम्पल अ ग्राफ, a framework for every stage of the collection and analysis of data. And the correct answer for this question is option number D, that is a framework for every stage of collection and analysis of data. Next question number 28, and this question says that sampling cases means. sampling cases का क्या मतलब होता है? सैम्पलिंग केसेस का मतलब क्या ये होता है कि आप सैम्पल का यूज़ कर रहे हो, सैम्पलिंग जो कर रहे हो आप सैम्पलिंग फ्रेम के यूज़ से कर रहे हो, या फिर आप पीपल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो जो कि आपके रिसर्च के लिए सूटेबल हो, या फिर लिटरली आप रिसर्चर को कोई भी एक ब्रीफ केस लिटरली बता रहे हैं, या फिर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं पीपल की, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और प्रोग्राम्स एक्सेट्रा की. तो सैम्पलिंग केसेस जो होता है आपका दैट इज़ सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, प्रोग्राम एक्सेट्रा. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसर्च डेटा. यहाँ पर बोला है कि जो आपका रिसर्च डेटा है उसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपका सिमेट्रिकल है शेप में, वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, बट सेंटर पीक इज़ मच हायर. लेकिन उसकी जो सेंटर पीक है वो ज़्यादा हायर है. तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या हम ऐसे इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्क्वीड कहेंगे, मेसोकर्टिक कहेंगे, लेपोकर्टिक कहेंगे, एप्लेटिकर्टिक कहेंगे? एंड द करेक्ट आंसर गोज़ विद लेपोकर्टिक. जब आपका जो पीक सेंटर है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है और आपका जो शेप है वो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सिमिलर होता है, तो उस केस में हमारा जो आंसर होता है दैट इज़ लेप्टोकर्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज़ व्हेन प्लानिंग टू डू अ सोशल रिसर्च इट इज़ बेटर टू. जब आप कोई भी सोशल रिसर्च की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या बेहतर रहेगा? क्या कि मतलब आप टॉपिक को अप्रोच करें एक ओपन माइंड के साथ, पहले आप अपने टॉपिक तक पहुँचें, ठीक है, या फिर आप पायलट स्टडी करें बिना उसमें स्टक हुए, मतलब सिर्फ उड़ जाए, मतलब स्टार्ट करें और फ्लाई कर दें. वी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, या फिर जो भी टॉपिक है आपका उसके लिटरेचर से आप रूबरू हों, जानते हो उसको ऑलरेडी, ठीक है, या फिर फॉरगेट अबाउट थ्योरी को भूल जाएं क्योंकि वो आपका प्रैक्टिकल होता है. तो नहीं, देखिए कि थ्योरी को कैसे भूलेंगे, क्योंकि मैंने भी बताया ना, आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? क्या 2 + 2 = 4 लिखेंगे? नहीं, उसके बारे में ही तो बताएंगे. जब उसके बारे में बताएंगे तो वो आपकी क्या होगी? थियरी होगी, यानी कि आप थियरी को भूल नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा. आपको
लिटरेचर के साथ तो यस होना चाहिए फैमिलियर, लेकिन हम कह सकते हैं कि जब आप रिसर्च की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बेटर मतलब नहीं कह सकते हम इसको, मतलब इससे अच्छा भी आंसर हमें यहाँ मिल सकता है, ये भी ठीक है, बट हम यहाँ कट करेंगे। पायलट स्टडी आपको नहीं करनी कि बस स्टार्ट हुए और उड़ गए सीधे, ठीक है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका यही रहेगा कि पहले आप अपने टॉपिक पर अब पहुँचे ओपन माइंड के साथ, उसके बारे में आप सारी नॉलेज रखते हो जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called। अब यहाँ पर बोला है कि जब कोई भी स्टडी कर रहा होता है, मैं एक स्टूडेंट ही मान लेते हैं, आप हो गए, हम हो गए, ठीक है, हम अपनी स्टडी के पीरियड में अगर हमसे कहा जाता है कि हमें एक लेक्चर डिलीवर करना है, होता है ना, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको पूरे क्लास के सामने उसको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, या प्रेजेंटेशन दे दिया, कोई भी लेक्चर डिलीवर करने को दे दिया किसी ऑडियंस तक किसी भी एक टॉपिक पर, तो ये क्या कहलाता है? क्या आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कहलाता है, सेमिनार कहलाता है, वर्कशॉप कहलाता है या सिम्पोजियम कहलाता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये आपका क्या कहलाता है? सेमिनार कहता है। बेसिकली आप कोई भी लेक्चर डिलीवर करते हो सेमिनार के थ्रू, या कोई प्रेजेंटेशन देते हो तब भी सेमिनार में ही देते हैं, ठीक है, तो वो आपका सेमिनार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि मीडिया इज़ नोन एज, मीडिया को क्या फर्स्ट स्टेट कहा जाता है, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट या फिर फोर्थ स्टेट? एंड द आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फोर्थ स्टेट। Question number 33, the mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called। यहाँ पर बोला है कि जो मोड होता है कम्युनिकेशन का जो कि इन्वॉल्व करता है एक सिंगल सोर्स को जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रही होती है लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स तक एक साइमल्टेनियसली, तो उसे आप क्या कहेंगे? ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल। एंड द करेक्ट आंसर इज़ मास कम्युनिकेशन, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगा? मास कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लासरूम इज़ अ टीचिंग स्पेस विच हैज़, अब यहाँ पर बोला है कि जो स्मार्ट क्लासरूम होता है वहाँ पर जो टीचिंग स्पेस होती है उसमें क्या होता है? हमने स्मार्ट क्लासेस के बारे में ऑलरेडी अपना प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है एक क्वेश्चन के टाइम पर ही। तो देखिए स्मार्ट पोर्शन होता है, उसमें टच पैनल होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, पीसी लैपटॉप कनेक्शन, डीवीडी वीसीआर प्लेयर होता है, डॉक्यूमेंट कैमरा, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन। तो देखिए स्मार्ट क्लास में जो आपका टीचिंग स्पेस होता है उसमें आपका प्रोजेक्टर और स्क्रीन होता है, ठीक है, इसमें आपका स्मार्ट पोर्शन रहता है, आप ये टच करते हैं, कंट्रोल सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है आपका पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी VCR, ये सभी कुछ होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हम कोड मैच करना है, ठीक है, इसलिए हम सिर्फ 4 पे नहीं जाएंगे। एंड इट इज़ ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। Next, move towards our next question. It is 35 and this question says that the term yellow journalism refers to, yellow journalism जो टर्म है वो किससे रेफ़र करती है? क्या आपके सेंसेशनल न्यूज़ से, टेररिज्म के अबाउट या वायलेंस, या फिर सेंसेशनलिज्म एंड एग्जिजरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स व्यूअर्स, सेंसेशनल न्यूज़ अबाउट आर्ट्स एंड कल्चर, या सेंसेशनल न्यूज़ प्रिंट्स इन येलो पेपर? एंड द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी। Next, question number 36. In the classroom, the teacher sends the message either as words or images. The students are really, यहाँ बोला है कि क्लासरूम में अगर टीचर मैसेज देता है वर्ड्स में या फिर किसी इमेजेस में, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आंसर जाएगा आपका डिकोडर्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? डिकोड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि टीचर्स ने अलग अलग इमेजेस दे दी, अब वो उनको उन इमेजेस से एक स्टोरी बनाएंगे, वर्ड्स दे दिए उनको अरेंज करेंगे, तो ये क्या कहलाएगी? डिकोडिंग कहलाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि जो टर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है इस सीरीज़ में ABEDIHNM, वो क्या है? तो देखिए जब आप इस सीरीज़ को नोट करेंगे तो आप देखेंगे AB, अब आपका यहाँ पर जो C है वो मिस हो रहा है, फिर आपका यहाँ रेसिप्रोकल हो रहा है, आगे पीछे हो जा रहा है DE, फिर आपका यहाँ FG जो है ये मिस हो रहा है, यानी कि आप देख लीजिए पैटर्न आगे बढ़ रहा है, 1 2 हो गया, फिर आपका FG, फिर आपका I और H आया,
अब आपके जे के एल यहाँ पर स्किप होके एम और एन आ गया। अब आपके ओ पी क्यू आर स्किप होगा और फिर आपका क्या आ जाएगा एस और टी, यानी कि टी एस आ जाएगा एंड इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि अगर स्ट्रीमर्स को आप एक लैंग्वेज में इस तरह से कोड करते हैं तो फिर आप नॉलेज को किस तरह से कोड करेंगे। तो देखिए आप देखेंगे एस के आगे एस के बाद क्या है यू, यानी कि यहाँ पर कितने नंबर का डिफरेंस है, बीच में 1 का है टी का, यानी कि फिर के बाद आपका क्या आ जाएगा के जे के एल, ये बेस रहेगा और फिर आपका एम आ जाएगा। तो यानी कि ये जो पी वाले और वाई वाले ऑप्शन हैं इनको हम ऐसे ही कट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए टी है और फिर वी है, यानी कि यहाँ पर फिर से यू का गया डिफरेंस और वी आ गया। ऐसे ही आपका आर है और पी का, फिर आपका एस का डिफरेंस क्या टी, यानी कि सिर्फ 1 का डिफरेंस जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में से देख लेते हैं क्या सही जाएगा। तो अब एन की अगर हम बात करें तो एन ओ, उसके बाद ओ मिस जाएगा, फिर आपका पी आएगा और इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का भाई है, यानी कि ए और बी क्या है भाई हो सकते हैं या फिर भाई बहन हो सकते हैं। बी जो है वो सी का भाई है। अब ये बी जो है, ए जो था वो बी का भाई था, यानी कि पता चल गया ये भी मेल है ये भी मेल है क्योंकि ये सी का भी भाई है। अब ये जो सी हैं ये डी के हस्बैंड है, यानी कि इनका भी पता चल गया मेल है, ठीक है। अब ये क्या है, ये डी के हस्बैंड है, ठीक है। एंड ई इज़ द फादर ऑफ ए, ये तो डी के हस्बैंड थे, ठीक है। अब ई जो है वो ए के फादर हैं, यानी कि ई जो हैं वो एक पीढ़ी ऊपर है, इनकी ई जो है वो इनके कौन हैं फादर हैं। तो डी ई से कैसे रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए। जब ये तीनों आपस में भाई बहन हैं या फिर भाई हैं तो ये जो फादर हैं ये ए के फादर भी होंगे, ये बी के फादर भी होंगे, ये सी के फादर भी होंगे। तो अगर ये सी के फादर हैं तो ये जो डी सी की वाइफ है ये इनकी क्या होगी, बहू होगी, यानी कि डॉटर इन लॉ होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। यहाँ पर आपको 2 नंबर्स रेशियो में दिए हुए हैं 3:5। अगर 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इस रेशियो में से तो ये 12:23 बन जाएगा। तो अब आपको नंबर्स बताने हैं कि कौन से होंगे एंड डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। मैं आपको आंसर बता देती हूँ ताकि आप चेक कर सकें, बाद में मैच कर सकें आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। तो पहले आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर को मैच करेंगे एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी 33 एंड 55। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी आपके लिए है कि द मीन ऑफ द एजेस, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है तब मैं आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मैथ्स का है और आपको खुद से करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि जो मीन है एज ऑफ फादर और उसके सन का वो 27 ईयर्स है। 18 साल बाद फादर की एज जो है वो उसके बेटे के डबल हो जाती है। देखिए ये एज वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। तो जो इनकी प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी ये आपको बतानी है। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन जो था वो सॉल्व किया था, तो आप चाहें तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एंड अगर आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आता भी होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स। अब डिजिटल एम्पावरमेंट क्या होता है, आपका यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी होता है, यूनिवर्सल एक्सेस होता है सारे डिजिटल रिसोर्सेज पर, कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है पार्टिसिपेटेड गवर्नेंस के लिए, या फिर आपका प्रोबेबिलिटी होता है सारे एंटाइटलमेंट्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए क्लाउड के थ्रू। या तो ये जो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें डिजिटल एम्पावरमेंट की तो अब यहाँ पर हम जो कोड सिलेक्ट करेंगे दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब आपकी यहाँ पर टर्म पूछ ली है कि आपको सीरीज़ देखनी है और फिर आपको बताना है कि
यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा। अब आप खुद कुछ नहीं करना, आपको सीरीज़ देखनी है तो आप देखिए कैसे देखेंगे। 2, पहला वर्ड 2 है। अब इसके साथ आप क्या करें, जो यहाँ पर 7 आ जाए, इसको हम 2 3 जा 6 + 1 ये पैटर्न रखेंगे तो 7 तो आ रहा है। अब यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं 28 कैसे आएगा। तो 7 1 जा 7 7, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 भी आ रहा है। ठीक है, इतना तो ठीक आ रहा है। अब हमें 63 देखना है, तो 63 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 28 को हम क्या 5 से मल्टीप्लाई कराएं। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 140, नहीं, पैटर्न जो रहेगा आपका ये नहीं है। अब आपको फिर से देखना है कि क्या और क्या हो सकता है। तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन का आपका कैसे पैटर्न रहेगा ये नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको मैंने हिंट दिया कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि क्या क्या पैटर्न रहेगा, हमें क्या करना है। और जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को हमेशा जिस तरह सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद हम पैसेज को रीड करके आंसर्स मार्क करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 44 इज़ द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स बाय इट्स नेचर इज़। अपने नेचर के द्वारा जो कंस्ट्रक्ट होता है पॉलिटिक्स का वो क्या कहलाता है, प्रेवलेंट पॉलिटिकल सिचुएशन कहलाता है, आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ कहलाते हैं, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा कहलाता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। क्वेश्चन नंबर 45, लिटरेचर डील्स विद। लिटरेचर किसके साथ डील करता है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ पॉलिटिक्स में, इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शंस के साथ, ड्राई और एम्प्टी आइडियाज़ के साथ, या फिर फेल्ट रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑब्जर्वेशन जो है नॉवलिस्ट की में एमसी कर थी वो क्या रिवील करती है, अनसील फेल्ट आइडियाज़ ऑफ टुडे इन द नोवेल, डायकोटोमी ऑफ कंसाइंस ऑन पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड नॉवेल्स, कंपैटिबिलिटी बिटवीन आइडिया एंड नॉवेल, या फिर एंडलेस आइडिया एंड नॉवेल। अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो पॉलिटिकल नॉवल है ऑफर टर्न्स आउट टू बी अ लिटरेरी रिस्टेट फॉर पॉलिटिक्स, लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स, नॉवेल्स विद इट्स ओन पॉलिटिक्स, या डिपिक्शन ऑफ मर्की प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स। Question number 48 is a political novel reveals reality of the things, writer's perception, particular ideology of the readers, the spirit of literature। तो यहाँ पर देखेंगे warrior is related to sword, carpenter is related to saw। शायद अब आपके अलग क्वेश्चन है, ये 48 तक ही हमारे पैसेज के क्वेश्चन थे। यस, अब हम पैसेज रीड करेंगे। द लिटरेली डिस्टेट फॉर पॉलिटिक्स हाउएवर सीम टू बी फोकस्ड नॉट सो मच ऑन द लार्जली मर्की प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स इन इटसेल्फ एज अ सब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन, देख लीजिएगा, बट रादर मोर ऑन हाउ इट्स ऑफन डिपिक्टेड इन लिटरेचर, दैट इज ऑन द वेरी पॉलिटिक्स ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। A political novel often turns out to be not merely a novel novel about politics, but a novel with a politics of its own. For it seeks not merely to show us how things are, but has fairly definite ideas about how things should be, and precisely what one should think and do in order to make things move in that desired direction. In short, it seeks to convert and analyze the reader to a particular cause or ideology. It often in an only too familiar phrases, not literature but propaganda. This is said to violate the very spirit of literature, which is to broaden our understanding of the world and the range of our sympathies rather than to narrow them down through partisan commitment. As John Keats said, we hate poetry that has a palpable design upon us. Another reason why politics does not seem amenable to the highest kind of literary representation seems to arise from the fact that politics by its very nature is constituted of ideas and ideologies. If the political situation do not lend themselves to happy literary treatment, political ideas present perhaps an even greater problem in this regard. Literature, it is argued, is about human experiences rather than about intellectual abstraction. It deals in what is called the felt reality of human flesh and blood, and in sap and savor, rather than in and lifeless ideas.
in an extensive discussion of the matter in her book Ideas and the Novel. The American novelist Mary M.C. Carthy observed that ideas are still today felt to be unsightly in the novel, though that was not so in former days. That is, in the 18th and 19th century, her formulation of the precise nature of the incompatibility between ideas on the one hand and the novel on the other betrays perhaps a divided conscience in the matter and a sense of dilemma shared by many writers and readers. An idea cannot have loose ends, but a novel I almost think needs them. Nevertheless, there is enough in common for the novelist to feel the attraction of ideas while taking up arms against them, most often with weapons of mockery. So, the correct answer for question number 44 is ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा. देखा था हमने पैसेज में. लिटरेचर डील्स विद द फेल्ट रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नोवेलिस्ट मास M.C. Carthy reveals dichotomy of conscience on political ideas and novels. According to the passage, जो political novel है वो often turns out to be a novels with its own politics. And the last question of passage is the political novel reveals. A political novel reveal करती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, that is writer's perception. नेक्स्ट इज वॉरियर इज़ रिलेटेड टू स्वॉर्ड. अब यहाँ पर आपको बताना है कि वॉरियर का जो रिलेशन है वो स्वॉर्ड से यानी कि तलवार से है. कारपेंटर जो है वो सॉ से रिलेटेड यानी कि लकड़ी वकड़ी से, ठीक है, या फिर उसका टूल है. फार्मर इज़ रिलेटेड टू प्लो. अब फार्मर क्या करता है, खेत जोतता है, तो वो प्लोइंग से रिलेटेड है. तो सेम वे में ऑथर जो है वो किससे रिलेटेड होगा, तो वेरी इजी क्वेश्चन, ऑथर किससे रिलेटेड होगा, आपका पेन से रिलेटेड होगा. काम तो पेन से करेगा ना. आप क्या ऑथर के साथ आप आंसर मानने वाले थे बुक, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि बुक तो वो लिखता है लेकिन किसके थ्रू लिखता है, दैट इज़ पेन. क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला कि फार्मर आपका क्रॉप से रिलेटेड है, कहाँ से बोला कि प्लो से रिलेटेड है. वॉरियर स्वॉर्ड से रिलेटेड है यानी कि तलवार से लड़ रहा है. तो यहाँ पर आपको वेपन बताने हैं जिनका वो यूज़ कर रहे हैं अपने काम करने के लिए, इसलिए ऑथर जो है वो पेन से रिलेटेड होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50. यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है 3 सर्कल्स का, A, B एंड C, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. तो सर्कल A जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ऑनेस्ट पीपल की क्लास है. सर्कल B में आपका ये क्लास है आपके सिंसियर पीपल की. और सर्कल C में पॉलिटिशियंस हैं, PQRS UXY, ये आपके रीजन्स हैं. अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाए उस तरह से आंसर करना है. तो सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछा है कि सिलेक्ट दी कोड. आपको एक ऐसा कोड सिलेक्ट करना है जो आपके रीजन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर कि आपके ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस आते हैं लेकिन वो सिंसियर ना हो. ठीक है, तो एक मिनट देख लीजिए. ऑनेस्ट वाला तो सर्कल ए था और सर्कल बी आपका सिंसियर पीपल का था. तो सर्कल बी में ना आता हो और ए में आता हो, ठीक है, एंड सी में क्या है आपके, हाँ ठीक है. तो ए और सी में आता हो बट बी में ना आता हो, ठीक है. तो ऐसा आपका क्या है, बी में नहीं आ रहा, बी में भी आ रहा है, क्यों, ये भी आ रहा है बी में, एस नहीं आ रहा बी में, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस. Next question number 51. A man ought no more to value himself for being wiser than a woman. If he owes his advantage to a better education, then he ought to boast of his courage for beating a man when his hands were tied. The above passage in an instance of, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन गलत आ गया है. But the correct answer for this question is option number C, analogical argument रहेगा. नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रोपोजिशन जो है, वाइज मैन आर हार्डली अफ्रेड ऑफ डेथ, इज कॉन्ट्रडिक्टेड. सम वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ, ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ दैट, नो वाइज मैन इज अफ्रेड ऑफ दैट, सम वाइज मैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन इन अ ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन वन प्रपोजिशन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम दी अदर्स दैट ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन इज कॉल्ड। ऐसे ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन को क्या कहा जाएगा? तो ये आपका एक आर्ग्यूमेंट रहेगा जब आप क्लेमिंग कर रहे हैं तब। नमिता और समिता जो हैं वो ब्रिलियंट और स्टूडियस हैं, यानी कि अच्छी हैं। अनीता एंड करावी ओबीडियंट हैं और इरेगुलर हैं। बबीता और नमिता इरेगुलर हैं लेकिन ब्रिलियंट हैं। समिता एंड कविता रेगुलर हैं लेकिन ओबीडियंट भी हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन ब्रिलियंट, ओबीडियंट, रेगुलर और स्टूडियस सब कुछ है। ठीक है, तो देखो नमिता और समिता, अब यहाँ पर आप देख लो, ये जो समिता है ये आपकी ब्रिलियंट भी है, स्टूडियस भी है। ठीक है, तो अगर हम पहले समिता की बात करें तो ये ब्रिलियंट भी है, स्टूडियस भी है। अब आगे देखते हैं अनीता एंड करावी, अब ओबीडियंट और वो हैं। समिता की बात कर रहे हैं, अब समिता का दूसरा देखो, ये आपकी रेगुलर भी है और ओबीडियंट भी है। तो अब ओबीडियंट भी रेगुलर भी, यानी कि सीधे बिल्कुल कुछ हमें और ऑप्शन देखना ही नहीं है। समिता अकेली ही एक ऐसी गर्ल है जो चारों है। नेक्स्ट, किसी भी कंट्री के लिए जो CO2 का एमिशन रहता है मिलियन मेट्रिक टन्स में रहता है वेरियस सेक्टर्स में। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर 55 से 56 के क्वेश्चंस करने हैं आपको इस डेटा से। तो यहाँ आपसे बोला है कि किस परसेंटेज से टोटल एमिशन होता है कार्बन का, जो कि आपका 2005 से 9 तक इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस की टेबल नहीं आती है, यहाँ पर भी टेबल नहीं आई है आपको। आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर भी आपकी टेबल भी मैच नहीं हो पाई है। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है टाइपिस्ट महोदय से, जो कि वो टेबल को ऐड करना यहाँ पर भूल जाते हैं एंड इट्स लुक वेरी ऑड जब हम लेक्चर को डिलीवर कर रहे होते हैं और लास्ट में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट थैंक फॉर गॉड कि लास्ट में ही देखने को मिलती है, बाकी सेशन हमारा इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होता। सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। हम इस क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।